हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। देखिए, यहाँ पर एक सीरीज़ मुझे और स्टार्ट करनी थी आप लोगों के बीच में। जैसे आप कॉन्सेप्ट क्लासेस पढ़ते रहते हैं और जहाँ पर मैंने आपसे बोला आप नोट्स बनाते रहें, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट क्लासेस के बीच बीच में भी आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें मैं पढ़ाना चाहता हूँ जो आपको एग्ज़ामिनेशन में डायरेक्ट जहाँ से प्रश्न मिले और वो आपको धीरे धीरे आप उसकी वो आपके माइंड में रन भी करती रहें। जैसे आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ना हट के ना होकर किसी और जगह से उस पॉइंट को लेके आया जाए, जिससे आपके माइंड जो है मल्टी डायमेंशनल रहे एग्जामिनेशन में, क्योंकि कई सारे सब्जेक्ट एक साथ पूछे जाते हैं एक ही ऑब्जेक्टिव पेपर में। तो कभी ऐसा ना हो, स्टडी अपनी करिएगा कि आपका जो है नेचर ऑफ स्टडी एक ही जैसी रहे, है ना। नहीं तो वरना होता क्या है, एग्जामिनेशन के जस्ट पहले 15 दिन पहले जो लेटेस्ट सब्जेक्ट आपने पढ़ रखा है वही आपका अच्छे से तैयार रहता है, बाकी सब्जेक्ट भूल जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंटर्स की सीरीज़ है जिनका नाम वाउ पॉइंटर सीरीज़ है। वाउ का मतलब होता है कि कोई चीज़ अगर आपको बहुत ही अचानक से अच्छी मिलती है उसको आप वाउ कहते हैं। तो ये एक वाउ वाउ पॉइंटर सीरीज़ की तरह है। तो बीच बीच में वाउ पॉइंट्स के भी कुछ वीडियोस मैं बीच बीच में डालूंगा। इसका सबसे पहला शर्त यह है कि आपको ब्रिंग पेन एंड पेपर। सबसे पहली शर्त यह है कि पेन एंड पेपर आपको साथ में लेके बैठना है, और उसके बाद नोट डाउन विद द क्लास। जैसे जैसे मैं अपनी आगे बढ़ता जाऊंगा तो हर एक पॉइंट जो बॉक्स बन के लिखा हुआ है इससे एसोसिएटेड जो बात मैं आपको बताऊंगा उसको भी साथ में आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। तो कोई सा भी एक पन्ना अपनी कॉपी का उठाइए और उसके ऊपर हेडिंग डालिए वाउ पॉइंट्स सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन, ठीक है। तो सॉयल एंड वाटर रिलेशन, कंजर्वेशन है सॉयल एंड वाटर रिलेशन, इसके ऊपर ये वाउ पॉइंट्स हैं। तो इसको हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं इस वाले स्लाइड में इस पर छोटा सा एक डिस्कशन, और साथ में ये बॉक्स के अंदर लिखी हुई बात का एसोसिएटेड पॉइंट क्या है इसे भी आप साथ में नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक है। आप अपनी कॉपी में ठीक इसी तरीके से एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे, इस बॉक्स के अंदर लिखी हुई बात लिखेंगे और इसके बगल में एरो बनाकर जो इससे एसोसिएटेड बात मैं बताऊंगा उसे आप नोट डाउन करेंगे। जो बात मैं बताऊंगा मैं वर्बली उसे बोलूँगा, क्लियर बोलूँगा, आप उसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है। और फिर समय समय पे जब अपनी नोट्स पलटेंगे तो उन वाउ पॉइंट्स को भी साथ में रिपीट करते चलेंगे। अब आते हैं इस पे कि पहला वाउ पॉइंट है हाईएस्ट अवेलेबल वाटर इन विच सॉइल, ठीक है। मतलब यहाँ पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर ये आपसे बताना है किस मिट्टी में अवेलेबल वाटर जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। आपको मालूम है कि में प्लांट जो सॉइल के अंदर जो वाटर होता है वो 3 प्रकार से कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। पहला वाटर आप अगर उसको 3 प्रकार से कैटेगराइज करेंगे तो इस तरीके से उसकी कैटेगरी है, इरिगेशन के क्लासेस में मैंने बताया हुआ है। फर्स्ट नंबर पे आता है सुपरफ्लुअस वाटर, एक्स्ट्रा वाटर या ग्रेविटी वाटर, जो कि सॉइल से नीचे रिस जाता है। सबसे नीचे वाला जो होता है ये अनअवेलेबल वाटर कहलाता है, और यहाँ पर जो हिस्सा वाटर का होता है ये अवेलेबल। अगर ये टोटल वाटर का कॉलम अगर हमने बनाया है, मतलब तो ये टोटल अगर वाटर है तो कितने प्रकार के पानी अगर होते हैं, कितने प्रकार के पानी सॉइल के अंदर होते हैं, तो एक होता है अनअवेलेबल वाटर, ये वाला होता है अवेलेबल वाटर, और यहाँ वाला होता है ग्रेविटी वाटर या सुपरफ्लुअस वाटर। और इस तरफ भी आपके वाटर की कुछ कैटेगरीज हैं, लेकिन अभी हमें अवेलेबल वाटर पूछा गया है। तो अवेलेबल वाटर की मात्रा सबसे ज़्यादा किस प्रकार की सॉइल में होती है, ये पॉइंट है। और आपको इसके लिए आपको यहाँ पर ऐसे एरो निकालिए और आगे आप क्या लिखेंगे, किस प्रकार की सॉइल में होती है। बॉक्स के आगे एरो लगे, लिखिए क्ले सॉइल। किस में होती है, क्ले सॉइल में होती है। इसको याद रखिएगा। रीज़न सैंड सेंट्रल क्ले के पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, और छोटे पार्टिकल होने की वजह से इनका कोहेसिव बॉन्ड नेचर बहुत अच्छा होता है, और इसमें जो पानी अगर इसमें आएगा तो पानी को ये अच्छे से रिटेन कर लेगा। इसकी वजह से क्ले सॉइल में अवेलेबल वाटर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। सेकंड पे आते हैं। सेकंड देखिए बॉक्स किससे रिलेटेड है। सेकंड बॉक्स है मैक्सिमम कैपिलरी राइज इन विच सॉइल। किस प्रकार की सॉइल में मैक्सिमम कैपिलरी राइज होता है।
तो बॉक्स बनाइए, बीच में लिखिए मैक्सिमम कैपिलरी राइज इन विच सॉइल, यहाँ से एरो निकालिए और यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पे किस प्रकार की सॉइल में होता है तो इसके बारे में आप देखिए। ये होता है कैपिलरी राइज मैक्सिमम किस में होता है, ये भी आपका क्ले सॉइल में होता है। ठीक है, किस में होता है ये, क्ले सॉइल। जब क्ले सॉइल में अवेलेबल वाटर जो आपका है वो सबसे ज़्यादा है तो कैपिलरी राइज भी सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि जो सॉइल की कैपिलरीज में पानी होता है सिर्फ वही पानी ऐसा पानी है जो प्लांट ले पाते हैं, इसके अलावा बाकी किसी भी प्रकार का पानी प्लांट के काम में नहीं आता है। ठीक है, अब आते हैं इसके आगे अगले बॉक्स पे। अगला बॉक्स में एक बहुत ही अच्छी वैल्यू लिखी हुई है जो कि एक न्यूमेरिक वैल्यू है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 1/3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, 760 mm ऑफ मरकरी या 76 सेंटीमीटर पारा, 101.3 मेगा पास्कल या इस तरीके से कई सारी वैल्यूज़ बनी हुई हैं। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का 1/3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच में कौन सी चीज़ होती है, तो यहाँ पर आपको बता दूँ मैं कि 1/3 से 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच में आपका अवेलेबल वाटर होता है। ये क्या होता है, अवेलेबल वाटर होता है। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो यहाँ लिखा हुआ है ये आपको क्या शो करता है, सॉयल मॉइस्चर टेंशन, सॉयल मॉइस्चर टेंशन। तो 1/3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच में जो वाटर सॉइल के अंदर अवेलेबल होता है उसे अवेलेबल वाटर कहते हैं, और 1/3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या शो कर रहा है, सॉइल मॉइस्चर की टेंशन शो कर रहा है। अब आते हैं इसके आगे, अगला है पार्टिकल साइज इंक्रीज्ड बाई 1/2 टाइम्स देन हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इज। तो अगर किसी पार्टिकल का साइज 1/2 कर दिया जाए, है ना, 1/2 टाइम्स मतलब उस पार्टिकल का साइज आधा कर दिया गया है, तो उसकी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी। तो बॉक्स बनाइए और सेम चीज़ आपको नोट डाउन करनी है। इफ़ द पार्टिकल साइज इज बिकम 1/2 टाइम्स देन द हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इज, तो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इस केस में आपकी हो जाएगी 1/4 टाइम्स। तो पार्टिकल साइज अपॉन 2 आपकी क्या हो जाती है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। पार्टिकल साइज 1/2 हुआ तो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी 1/4 हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट, ह्यूमिड एरिया। बॉक्स लिखिए, बॉक्स बनाइए, बॉक्स के अंदर क्या लिखेंगे, ह्यूमिड एरिया। ह्यूमिड एरिया से एसोसिएटेड कौन सी बात है, देखिए, तो कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर इज हाईएस्ट इन ह्यूमिड एरिया। कंजम्पटिव यूज मतलब पौधों के उपयोग में आने वाले जल की सबसे अधिक मात्रा कहाँ पर प्राप्त होती है, ह्यूमिड एरिया में प्राप्त होती है। कंजम्पटिव यूज़ ऑफ वाटर, इसको CU से भी डिनोट करते हैं। ये हमने आपको बताया है इरिगेशन के पॉइंटर कॉन्सेप्ट वीडियोस में। कंजम्पटिव यूज़ के बारे में भी वहाँ पर मैंने बात करी है, थोड़ा सा वहाँ से उसको रिपीट करिएगा। और अगर आपने इरिगेशन के वीडियोस देखे हैं और नोट्स लिखी है तो आपको ये चीज़ ज़रूर याद आएगी कि कंजम्पटिव यूज़ के बारे में मैंने वहाँ पर क्या बताया था। उपयोगी ढंग से जल की वह मात्रा जो उपयोगी ढंग से पानी के इस्तेमाल में आती है उसे कंजम्पटिव यूज़ ऑफ वाटर कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद कि नेक्स्ट जो बॉक्स है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, इस पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट बॉक्स देखिए, रिड्यूसेस द इवेपोरेशन, ब्रैकेट के अंदर लिखना है रिड्यूसेस द इवेपोरेशन। मतलब क्या हुआ, इवेपोरेशन को घटा देता है। क्या घटा देता है इवेपोरेशन को, तो यहाँ पर सॉल्ट एडिशन टू द इरिगेशन वाटर, सॉल्ट एडिशन टू द इरिगेशन वाटर।
तो ये बॉक्स के बगल में एरो बना के ये पॉइंट आप लिखेंगे कि इरिगेशन वाटर में अगर सॉल्ट ऐड हो जाए, सॉल्ट बढ़ जाए, तो इवेपोरेशन को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। ठीक है, रिड्यूसेस द इवेपोरेशन। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है परसेंट, बॉक्स के अंदर क्या लिखेंगे, 40 से 60%। अब ये 40 से 60% बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही फेमस हैं, जितने भी यहाँ पे मैं आपको बॉक्स में वाउ पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये दीज आर द मोस्ट फेमस क्वेश्चंस। ये ऑलवेज पेपर में जब आते हैं तो सीधे आते हैं, इनमें कोई इफ बट नहीं लगता है, इसको देखते ही आपको आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये इसका सीधा सीधा फंडा है। तो 40 से 60% क्या चीज़ आपसे पूछने की कोशिश करी जा रही है। तो बॉक्स के बगल में एरो निकालिए, क्या लिखेंगे, पोरोसिटी ऑफ क्ले सॉइल। क्ले सॉइल की पोरोसिटी 40 से 60% के बीच में होती है। पोरोसिटी ऑफ क्ले सॉइल, ऐसे करके आप लिखिएगा। ठीक है, ये स्क्रीन पर जो मैं राइट कर रहा हूँ, ये वाली जो पेन है इसके द्वारा कर रहा हूँ, तो उतनी बेहतरीन तरीके से राइटिंग मेरी नहीं आ रही है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ, इसको आपको नोट डाउन करना है। पोरोसिटी ऑफ क्ले सॉइल दैट इज़ 40 to 60%। ये सीधा पॉइंट भी है, और ये 40 से 60% इसलिए बॉक्स में मैंने बनाया है कि ये आपको क्लिक करे जब आप नोट्स को रिवाइज करें। बहुत ही ज़रूरी है, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ये देखिए लेस देन का सिंबल लगा है ना, लेस देन 0.5 मीटर पर डे। तो यहाँ पर लेस देन 0.5 मीटर पर डे क्या बताने की कोशिश करी गई है, तो लेस देन 0.5 मीटर पर डे क्या होता है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ क्ले सॉइल। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ क्ले सॉइल, क्ले सॉइल की हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी 0.5 मीटर पर डे से कम होती है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट दोनों डेटा थे, इसको आप तैयार रखेंगे, पेपर में कभी भी आ सकता है। यहाँ पर बॉक्स में जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ सब पेपर में आ चुकी हैं। ठीक है, और इसको जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से आप इसको वाउ पॉइंट्स के रूप में नोट करके रखेंगे। और ये वाउ पॉइंट्स किससे रिलेटेड है, सॉयल एंड वाटर रिलेशन से। अब देखिए यहाँ पर फिर से 1/3 से 31 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया। ऊपर क्या था, 1/3 से 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1/3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 15 के बीच में कौन सा था, वो आपका था अवेलेबल वाटर। और 1/3 से 31 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच में कौन सा है, ये आपका होता है 1/3 से कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर। अब सॉयल के अंदर कैपिलरी वाटर जो होता है वही प्लांट के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन कैपिलरी वाटर का कुछ हिस्सा अवेलेबल वाटर कहलाता है, और उसी कैपिलरी वाटर का कुछ हिस्सा विल्टिंग पॉइंट वाला वाटर भी होता है। क्योंकि विल्टिंग पॉइंट पर पौधों के लिए आवश्यक ग्रोथ के लिए पानी नहीं मिलता। लेकिन क्या कैपिलरीज में पानी नहीं होता, ऐसा नहीं है, कैपिलरीज में पानी होता है, लेकिन पौधे उसके सोखने में सक्षम नहीं रहते हैं। ठीक है, तो वो विल्टिंग पॉइंट कहलाता है। और कैपिलरीज में भी पानी अगर ख़त्म हो जाए तो वो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कहलाता है। तो कैपिलरी वाटर जो है उसकी रेंज क्या है, 1/3 से 31 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और कैपिलरी वाटर में जो अवेलेबल वाटर है उसकी रेंज क्या है, 1/3 से 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ है कैपिलरी वाटर। अब इससे एसोसिएटेड एग्जामिनेशन पॉइंट जो आपका है वो आप यहाँ पर एरो बनाएंगे इस तरह से, और बाहर निकाल के लिखेंगे कि कैपिलरी वाटर। ठीक है, दिस इज द वाटर यूज्ड बाय द प्लांट। प्लांट द्वारा जो वाटर यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिलरी वाटर। तो क्या लिखेंगे, कैपिलरी वाटर से एरो निकाल के यूज्ड बाय द प्लांट। तो ऑब्जेक्टिव इस पर डायरेक्ट आपको मिलेगा, द वाटर यूज बाय द प्लांट। तो 4 ऑप्शन देता है, ग्रेविटेशनल, हाइग्रोस्कोपिक, कैपिलरी, है ना, अवेलेबल। तो आप क्या लिखेंगे, कैपिलरी वाटर। फिर आते हैं 25 से 40%। 25 से 40% आपको क्या बताया जा रहा है। ठीक है, तो 25 से 40% क्या होता है, 12, ये आपका इसका होगा 25 से 40%। एरो बनाएंगे और बगल में क्या लिखेंगे, 25 से 40% क्या होता है, ये होता है फील्ड कैपेसिटी ऑफ
क्ले सॉइल 25 से 40% होती है फील्ड कैपेसिटी ऑफ क्ले सॉइल। क्ले सॉइल की जो फील्ड कैपेसिटी है वो 25 से 40% के बीच में होती है। ठीक है, तो ये जो सारे डेटा क्ले सॉइल से रिलेटेड जो निकल के आ रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन जब भी पेपर में आएंगे तो एज इट इज़ पूछा जाएगा। इसके अलावा इसमें कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं करी जाएगी। ठीक है, ठीक है, और ये मेरे पास ऑलरेडी बने हुए हैं ये सारी चीज़ें, तो मेरे पास इसकी नोट्स भी बनी हुई, लेकिन नोट्स प्रोवाइड करना मेरा कभी भी पर्पज़ नहीं रहेगा जब तक मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। मेरा पर्पज़ केवल ये है कि आप जितने भी स्टूडेंट हैं, सबसे प्रथम काम पेन और पेपर लेके बैठेंगे, अपनी लिखने की शक्ति को पहचानिए। जैसे जैसे आप लिखते हैं चीज़ें आपके माइंड में, आप लिखना एक ऐसा प्रोसीजर है, वो आपका फिजिकल और मेंटल प्रेजेंस दोनों रिक्वायर्ड होता है उसमें। ठीक है, अगर आप सिर्फ वीडियो लेट के देख रहे हैं तो केवल मेंटल प्रेजेंस चाहिए, फिजिकली आप उसमें इन्वॉल्व नहीं है। और अगर आपको नोट्स दे दिया जाए तो आप प्रिंट आउट निकाल के 10 किताबें रूम में आपके रखी हैं, 11वां एक बंडल और रख लेंगे, कोई मतलब नहीं उसका। तो आपको वीडियो के साथ साथ इंडल्ज होके पढ़ना है, वीडियो देखना है और उसमें जो बातें बताई जाएँ उसको क्या करना है, इंडल्ज होके पढ़ना है। ठीक है, तो पेन और पेपर जब लेके बैठेंगे तो वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ आप नोट करेंगे और फिर अपनी हैंड राइटिंग उसको रिपीट करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसका फ़ायदा आपको मिलेगा, और वो फ़ायदा इतना ज़्यादा मिलेगा कि हो सकता है कि एग्ज़ामिनेशन के बाद आप जीवन में कोई और बड़ा एग्ज़ाम अगर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग देना चाहें तो भी वो आपके काम आ जाएगा। ठीक है, और एक परमानेंट तैयारी आपकी होगी, और कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छे तैयार रहेंगे कि वो आपके सिलेक्शन के बाद ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी काम आएंगे। बहुत जगहों पर वो आपके यूज़ में आएंगे। हो सकता है कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स से मेरी वार्तालाप भी हो रही, वहाँ पर भी मैं आपको एज ए ट्रेनर कुछ समय के लिए, एक आध हफ्ते के लिए ज़रूर मिलूँ। ठीक है, आइए इस पे आते हैं। अगला है इंटरफ्लो। व्हाट इज़ इंटरफ्लो? बॉक्स बनाइए, लिखिए इंटरफ्लो, यहाँ पे लिखिए बगल में। इंटरफ्लो के बारे में आपको लिखना है। इंटरफ्लो का प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल, precipitation that moves along with, ठीक है, precipitation that moves along with run off। ठीक है, ये मेरे पास लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी नोट करते जाइए। precipitation that moves along with run off in upper crust of soil। precipitation that moves along with runoff in upper crust of soil। लास्ट में क्या लिखेंगे, लैटरली, ये लैटरली मूव करता है। ठीक है, बहाव के साथ साथ लैटरल चलता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये इंटरफ्लो जब आएगा इसी शब्दावली के साथ आएगा, और आपको लैटरली वर्ड एंड along विद द रन ऑफ, ये सब जहाँ लिखा हो अपर क्रस्ट ऑफ सॉयल, अपने आप इन 3-4 कीवर्ड से आप सीधे इंटरफ्लो कैच कर लेंगे। अब आते हैं कैपिलरी वाटर। फिर से बॉक्स बनाइए, कैपिलरी वाटर के बारे में फिर से कुछ आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आई होगी जो भी आई होगी। ठीक है, कैपिलरी वाटर, अभी आपको मैंने बताया कैपिलरी वाटर के बारे में, दिस इज़ द वाटर विच इज़ ओनली वाटर विच इज़ अवेलेबल फॉर द प्लांट। एंड द सेकेंड thing also about capillary water is water held by surface tension and continuous films around the soil। ठीक है, water held by surface tension, surface tension के कारण surface tension and continuous film around the soil। मतलब जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में जो जगह होती है, ये धीरे धीरे इनके बीच में जो जगह होती है इससे एक पतली सी नालिका जैसी संरचना बन जाती है, जिसमें वाटर जाके क्या होता है, फंस जाता है। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के कारण और
सरफेस टेंशन दोनों के कारण क्या होता है, कैपिलरी वाटर पानी के अंदर हेल्ड रहता है। तो स्टेटमेंट जो मैंने बोला कि कैपिलरी वाटर इज हेल्ड बाय सरफेस टेंशन एंड कॉन्टिन्यूअस फिल्म्स। फिल्म के मतलब पतली पतली झिल्ली या पतली झिर्री, मतलब सॉइल के पार्टिकल के बीच में पतली नालिका, कॉन्टिन्यूअस फिल्म अराउंड द सॉइल पार्टिकल। ठीक है, सॉइल पार्टिकल के चारों तरफ मौजूद एक कॉन्टिन्यूअस पतली फिल्म के बीच में वाटर हेल्ड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें नोट करनी है, कैपिलरी वाटर हेल्ड इन द सॉइल ड्यू टू सरफेस टेंशन एंड कॉन्टिन्यूअस फिल्म अराउंड द सॉइल। अब आते हैं अगले डेटा पे। देखिए बॉक्स के अंदर क्या लिखा है, डेटा और ये जो डेटा है ये क्या लिखा है, 0.12 0.25 mm। अब यहाँ से इस बॉक्स से ये 0.12 0.25 mm का मतलब क्या हुआ, इसको आप देखिए। ये है पार्टिकल साइज ऑफ सैंड। ठीक है, पार्टिकल साइज ऑफ फाइन सैंड, सॉरी सैंड नहीं, पार्टिकल साइज ऑफ फाइन सैंड, FINE, फाइन सैंड। फाइन सैंड का पार्टिकल साइज है अकॉर्डिंग टू USDA, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इसका क्लासिफिकेशन जो है सॉइल पार्टिकल का, ये इस्तेमाल बहुत ही जगहों पर होता है, इसलिए 0.1 से 0.25 mm क्या है, फाइन सैंड का पार्टिकल साइज है। किसके अनुसार, USDA के अनुसार। अब आते हैं नेक्स्ट पे। .33 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेटेड डेटा है। ये किसका है, क्ले सॉइल का। और कब है, जब क्ले सॉइल 50% सैचुरेट हो जाए। जब क्ले सॉइल 50% सैचुरेट हो जाए तो उसकी वाटर पोटेंशियल कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाती है, 4.33 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब वाटर को हेल्ड रखने की क्षमता इसकी कितनी होती है उस समय, 4.33 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पर पॉइंट क्या लिखना है, 4.33 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एरो बना के बाहर क्या लिखेंगे, एट 50% सैचुरेशन कैपेसिटी ऑफ क्ले सॉइल द वाटर पोटेंशियल इज 4.33 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बॉक्स बनाइए, अंदर क्या लिखा है, ग्रेविटेशन वाटर। ग्रेविटेशन वाटर से एरो निकालेंगे। अब इसके बारे में लिखेंगे, इट इज सुपरफ्लुअस वाटर, सुपर FLOUS, सुपरफ्लुअस वाटर नॉट यूज्ड बाय द प्लांट। और कहीं कहीं पर सुपरफ्लुअस की जगह फ्री वाटर भी लिख के आ जाता है। दिस इज नोन एज फ्री वाटर विच इज नॉट यूज्ड बाय द प्लांट। अब आते हैं अगले बॉक्स पे। 4 इंटू रेडियस ऑफ पोर। रेडियस ऑफ पोर, पोर का मतलब सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो खाली स्थान है वो पोर है। उसका 4 गुना क्या चीज़ होती है, 4 इंटू रेडियस ऑफ पोर। तो टोटल फ्लो रेट ऑफ वाटर इन सैचुरेटेड सॉइल is directly proportional to total flow rate of water in saturated soil is directly proportional to पोर रेडियस के 4 गुने के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर मेन पॉइंट क्या हुआ कि 4 इंटू रेडियस ऑफ पोर ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टोटल फ्लो रेट ऑफ वाटर, वाटर के फ्लो रेट के बराबर किसमें, सैचुरेटेड सॉइल में। सैचुरेटेड सॉइल में वाटर का फ्लो रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 4 टाइम्स रेडियस ऑफ पोर के।
फिर आते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्राउन रूट इनिशिएशन। क्राउन रूट इनिशिएशन, अब ये क्या चीज़ होती है? इसको बोलते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधा याद रखिएगा, मोस्ट सेंसिटिव स्टेज ऑफ वीट, मोस्ट सेंसिटिव स्टेज ऑफ वीट, WHEAT, वीट मतलब गेहूँ, ठीक है। गेहूँ की फसल या गेहूँ की जो क्रॉप होती है, वीट क्रॉप जो होती है, उसकी सबसे ज़्यादा सेंसिटिव स्टेज कौन सी होती है? क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, ठीक है, जिस समय वो उसका अंकुरण हो रहा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज इज द मोस्ट सेंसिटिव स्टेज ऑफ द वीट क्रॉप। फिर आते हैं स्पेसिफिक सरफेस, बॉक्स के अंदर क्या लिखा है भैया? स्पेसिफिक सरफेस, बॉक्स बनाइए, अंदर क्या लिखेंगे? स्पेसिफिक सरफेस। ये क्या है? स्पेसिफिक सरफेस लिखिए इसमें, क्ले इज ट्रीटेड एज, जो क्ले पार्टिकल होता है, क्ले इज ट्रीटेड एज, ट्रीटेड, TREATED, ट्रीटेड एज केमिकली एक्टिव सॉइल मटेरियल, केमिकली एक्टिव सॉइल मटेरियल। जो क्ले है उसको केमिकली एक्टिव सॉइल मटेरियल के तौर पे क्या करते हैं? कहा जाता है। किस वजह से कहा जाता है? उसकी स्पेसिफिक सरफेस के कारण, ठीक है, उसकी स्पेसिफिक सरफेस के कारण। याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा, कहीं भी पूछा जाएगा तो सीधे पूछा जाएगा बिना किसी लाइन में चेंज किए। क्ले इज ट्रीटेड एज केमिकली एक्टिव सॉइल मटेरियल बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक सरफेस, ठीक। नेक्स्ट है क्रॉप कैनोपी टेम्परेचर, बॉक्स बनाइए, लिखिए क्रॉप कैनोपी टेम्परेचर। क्रॉप कैनोपी का जो टेम्परेचर है मीजर्ड बाय, किसके द्वारा नापा जाता है? मीजर्ड बाय इंफ्रारेड थर्मोमीटर, मीजर्ड बाय इंफ्रारेड थर्मोमीटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये। क्रॉप कैनोपी का टेम्परेचर ये आपका इंफ्रारेड थर्मोमीटर के द्वारा नापा जाता है, ठीक है। कैनोपी हर कोई जानता है कि अगर किसी, मान लीजिए कोई वृक्ष है, उस पर अगर धूप पड़े या पानी बरसे तो उसके चारों तरफ वो हिस्सा, जितने हिस्से पे पानी डायरेक्ट ज़मीन पे नहीं गिर पा रहा है, वो उसका कैनोपी कवर कहलाता है। या धूप पड़ने पर नीचे जहाँ छाँव मिल रही है वो भी उसका कैनोपी कवर है। तो कैनोपी की में जो टेम्परेचर है उसको नापने के लिए इंफ्रारेड थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। फिर आते हैं मॉइस्चर, अगला बॉक्स जो है वो है हमारा मॉइस्चर ग्रेडियंट फ्रॉम प्लांट टू एटमॉस्फेयर। बॉक्स में क्या लिखा है? मॉइस्चर ग्रेडियंट फ्रॉम प्लांट टू एटमॉस्फेयर। मॉइस्चर ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ? कि प्लांट के अंदर से मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में जा रही है, और अगर एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर प्लांट के अंदर या किसी ग्रेन के अंदर आती है तो मॉइस्चर ग्रेडियंट क्या होता है? अंदर की तरफ, ठीक है, फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू ग्रेन या प्लांट। अगर प्लांट से एटमॉस्फेयर में जा रही है तो मॉइस्चर ग्रेडियंट क्या है? प्लांट से एटमॉस्फेयर की तरफ है। तो मॉइस्चर ग्रेडियंट का मतलब ये डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ ग्रेडियंट की जगह डायरेक्शन लिख दे, मॉइस्चर डायरेक्शन फ्रॉम प्लांट टू एटमॉस्फेयर, तो भी कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन वाला इस तरीके से घुमा सकता है, ठीक है। तो ये क्या है? जिसमें जहाँ पर नो शॉर्टेज ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर ग्रेडियंट फ्रॉम प्लांट टू एटमॉस्फेयर वेयर नो शॉर्टेज ऑफ
मॉइस्चर। तो जिस प्लांट के पास जो सॉइल है उसमें मॉइस्चर की कोई भी शॉर्टेज नहीं है, वहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन है मॉइस्चर का, वो प्लांट से एटमॉस्फेयर में प्राप्त होता है। नेक्स्ट बॉक्स है गामा इन द पेनमैन मॉडल। अब आपको मालूम ही है कि पेनमैन मॉडल का इस्तेमाल इवेपोट्रांसपिरेशन नापने के लिए किया जाता है। तो जो पेनमैन मॉडल है उसमें जो गामा है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये गामा होता है साइकोमेट्रिक कांस्टेंट, PSYCHOMETRIC, साइकोमेट्रिक कांस्टेंट। तो गामा एक साइकोमेट्रिक कांस्टेंट है जो कि पेनमैन मॉडल में इस्तेमाल किया जाता है। फिर आते हैं पेनमैन मेथड। बॉक्स के अंदर क्या लिखा है, पेनमैन मेथड। पेनमैन मेथड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो पेनमैन मेथड का इस्तेमाल जो करते हैं हम लोग करते हैं ओपन वाटर सरफेस से इवेपोरेशन निकालने के लिए, इवेपोरेशन फ्रॉम ओपन वाटर सरफेस। तो सीधा पॉइंट बना के लिखेंगे पेनमैन मेथड, आगे एरो बनाइए, लिखिए यूज टू फाइंड इवेपोरेशन फ्रॉम ओपन वाटर सरफेस। ठीक। अब नेक्स्ट बॉक्स के बाद अगला वीडियो हम लोग कल डालेंगे, या जब भी मुझे मौका मिलेगा वाई पॉइंट्स के वीडियो बीच बीच में डालता रहूँगा, कभी सॉयल वाटर के, कभी फार्म के, कभी रिन्यूएबल के, लेकिन बीच बीच में ये पढ़ते रहेंगे। लेकिन ये बॉक्सेस बना के आपके नोट्स के बीच में होने चाहिए। रिपीटिशन ऑफ द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है USWB क्लास ए पैन। ठीक है, USWB क्लास ए पैन, ये मेथड कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ये इस्तेमाल करते हैं लेक इवेपोरेशन निकालने में। लेक मतलब झील, तालाब। लेक इवेपोरेशन निकालने के लिए हम लोग USWB क्लास ए पैन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। एक बॉक्स और देख लेते हैं, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है वो क्या होता है, तो ऑस्मोसिस, तो बाय दिस प्रोसेस, क्या लिखेंगे इसके बारे में, बाय दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस से, बाय दिस प्रोसेस रूट्स ऑफ प्लांट, प्लांट की रूट्स एक्सट्रैक्ट, EXTRACT, एक्सट्रैक्ट मॉइस्चर फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा जो प्लांट की जड़ें हैं वो सॉइल से मॉइस्चर अपने अंदर खींचती हैं। बाय दिस प्रोसेस रूट्स ऑफ द प्लांट एक्सट्रैक्ट मॉइस्चर फ्रॉम द सॉइल, मॉइस्चर MOISTURA, मॉइस्चर फ्रॉम द सॉइल। तो इसके आगे के जो बचे हैं बॉक्सेस, इसके बारे में फिर से आगे डिस्कशन हम लोग बढ़ाएंगे, और ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव आप लोगों के लिए हमेशा रहेगा। तो अगेन वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बाय बाय एंड शब्बा खैर। थैंक यू।